अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन स्टार्ट की थी। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस ही कंटिन्यू करेंगे। सो चलते हैं डिटेल डिस्कशन के लिए अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 16.4। पूछा गया है अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर विद अ स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज्ड इन सीरीज। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन्ड। एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है इसके मुताबिक अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम इस तरह से बनेगी कि लेट्स से ये सिलेंड्रिकल आयरन कोर की रिप्रेजेंटेशन है और इसके ऊपर हमने वाइंडिंग की है एक वायर की ताकि इंडक्टर कॉइल बन सके। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं और थिक वायर है ताकि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू लार्ज हो सके। अब इस कॉइल को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ इस तरह से कि यहां पे सीरीज में एक स्विच मौजूद है। अब इस वक्त यहां पे इनिशियल करंट कितना है? इनिशियल करंट है 0 के इक्वल। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इस बैटरी का पोटेंशियल V है। अब जैसे ही हम यहाँ पे इस स्विच को ऑन करेंगे, दैट मीन्स ये कनेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे करंट इनिशियल वैल्यू से बढ़ के फाइनल वैल्यू I तक पहुंचेगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ये बैटरी का प्रोवाइडेड करंट है और एरो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ये दिखाई देगा कि करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में घूम रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और अगर यहाँ से देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देगी। तो इस वक्त जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन किया जाएगा, बैटरी के साथ जो स्विच अटैच है इसको हम क्लोज सर्किट करेंगे तो इस वक्त करंट की वैल्यू 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस इंडक्टर के अंदर एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बनेगी जिसका एक्सप्रेशन EL = -L डेल्टा I बाय डेल्टा T से डिस्क्राइब किया जाता है। इस केस में ये कॉइल बैटरी के पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव के सामने नेगेटिव बनाएगी। ये है इंड्यूस्ड EMF EL। दैट मीन्स बैटरी ये चाहती है कि करंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो ना करे बल्कि क्लॉकवाइज करंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन चूंकि बैटरी एक एनर्जी सोर्स है इसलिए बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है और इस ऑपोजिशन को ओवरकम कर लेती है। जब कांस्टेंट करंट मेंटेन हो जाता है तो इस वक्त फिर यहाँ पे बनने वाले जो इंड्यूस्ड पोल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये इंड्यूस्ड पोल्स खत्म हो जाते हैं और एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। अब अगर हम राइट हैंड कर्ल रूल यूज करें तो इस रूल के मुताबिक जब यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो हमारा थंब इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से एस्टेब्लिश हो जाएंगी और ये बात हम मल्टीपल टाइम्स डिस्क्राइब कर चुके हैं इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये लूप कंप्लीट करती हैं। अकेला नॉर्थ या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे जो भी लाइंस बनाई गई हैं ये आगे घूम के आएंगी और इस तरीके से लूप कंप्लीट कर रही होंगी। चाहे सेंट्रल स्ट्रेट लाइन है वो भी आगे स्प्लिट अप होगी और लूप कंप्लीट करेगी। अब जब यहाँ पे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मेंटेन हो जाएगा तो फिर ना कोई इंड्यूस्ड EMF होगी ना ही कोई इंड्यूस्ड करंट होगा। हम ये बात जानते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक जब चेंज इन फ्लक्स हो तो फिर EMF इंड्यूस होती है। लेकिन दोनों एक्सप्रेशन को देख लें, अब ना कोई चेंज इन करंट है ना कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इस वक्त EMF इंड्यूस्ड इस कॉइल के अंदर 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी है इस कॉइल के अंदर जिसका एक्सप्रेशन UM = 1/2 LI² के टर्म्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है
या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में इसका एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है UM इज इक्वल टू 1/2 B² ओवर मो नॉट मो और A इंटू L, जहां पे A इस कॉइल का एरिया है और L इस कॉइल की ये वाली लेंथ है। फर्दर ये कि मो आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, दैट इज आयरन। तो उसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। अब जैसे ही हम यहाँ पे इस स्विच कॉन्टैक्ट को ऑफ करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा कि अब जो करंट जो इनिशियली मैक्सिमम था वो फाइनली 0 पे आना स्टार्ट करेगा विद इन नो टाइम। सो डेल्टा आई की वैल्यू अगेन नॉन जीरो हो जाएगी, और डेल्टा आई की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो फिर से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, और यहां से करंट के कम होते ही एक एक करके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गायब होना स्टार्ट करेंगी, इस तरह से कि पहले ये वाली फील्ड लाइंस गायब हो गई, उसके बाद अगली की बारी आएगी। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होना शुरू होगी तो यहाँ पे जो चेंज इन फ्लक्स है वो भी बन जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब ये इंडक्टर कॉइल चाहेगी कि बैटरी के प्लस के सामने ये अपना नेगेटिव और बैटरी के नेगेटिव के सामने अपना पॉजिटिव बना दे और सीरीज बैटरी की तरह बिहेव करे। दैट मीन्स जब ये केस बनेगा तो ये जो हमने बैटरी कनेक्ट की है, जिसके साथ कनेक्टेड स्विच को अभी अभी हमने ऑफ किया है और करंट की वैल्यू विद इन इंस्टेंट मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है, तो ये जो इंडक्टर कॉइल है ये इस तरह से पोल इंड्यूस कर लेगा कि इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ E इस बैटरी के वोल्टेज V के साथ सीरीज बैटरी की तरह अलाइन हो जाएगी, और जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट का वो क्या बनेगा, वो बनेगा E प्लस V। अब जब इस कदर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बनता है तो करंट भी स्ट्रॉन्ग ही होता है, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब एक स्ट्रॉन्ग करंट यहाँ पे बन जाता है तो इस वक्त क्या होता है कि कांस्टेंट करंट मेंटेन रखने की कोशिश में इस जगह के ऊपर स्पार्क जंप करता है। स्पार्क दैट मीन्स यहाँ पे बहुत हाई पॉजिटिव और यहाँ पे बहुत हाई नेगेटिव बना हुआ है स्विच कॉन्टैक्ट्स के दरमियान में, तो इस वजह से इनिशियली यहाँ पे स्पार्क जंप करता है जो कांस्टेंट करंट मेंटेन रखने की एक कोशिश है। सो इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में हमने मैग्नेटिक एनर्जी कॉइल में स्टोर की थी, अब वो एनर्जी इंडक्टर हमें वापस प्रोवाइड करता है, और वापस प्रोवाइड करते हुए जब स्पार्क जंप करता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये यहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, और जो सर्किट करंट है वो भी ख़त्म हो जाता है, और इसके अलावा जो पोल्स यहाँ पे इंड्यूस हुए होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से इंडक्टर कॉइल ने अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी हमें स्पार्क जंप करवा के रीसप्लाई कर दी, और इंडक्टर कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू अब 0 को पहुंच गई। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इसके आंसर लिखना किस तरह से है। हम इसका आंसर इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, व्हेन एन आयरन कोर इंडक्टर, अ स्विच एंड अ डीसी सोर्स आर अरेंज्ड इन सीरीज एंड द स्विच इज क्लोज्ड। दैट मीन्स हम यहाँ पे इस जगह के ऊपर स्विच को क्लोज कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑन कर रहे हैं। द करंट थ्रू इंडक्टर कॉइल इज इंक्रीज्ड। जैसे कि हमने बात की कि इस वक्त इनिशियल करंट 0 था, लेकिन फाइनल करंट जो है वो I के इक्वल मेंटेन होना है, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो स्टार्ट होना है। अ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल गिवन बाय EL इज इक्वल टू -L डेल्टा I बाय डेल्टा T। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ पे इसके सामने प्लस और इसके सामने माइनस बना लेगी कॉइल, और ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF क्या बन जाएगी, EL बन जाएगी। The induced EMF opposes the increment in current through the coil. DC source supplies energy to overcome this opposition. When a constant current and magnetic field is maintained through the circuit, the energy stored in the inductor is given by, तो जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी यहाँ पे इस तरह से कांस्टेंट, तो जो एनर्जी स्टोर होगी इस कॉइल में उसका एक्सप्रेशन है UM इज इक्वल टू 1/2 B² ओवर मो नॉट मो R AL। और फर्दर हम यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज 1/2 LI²। फर्दर ये बताया गया है, हेयर मो R इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द आयरन कोर।
व्हेन द सर्किट इज रीओपन्ड, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने स्विच को पहले ऑन किया था अब हम इसको ऑफ कर रहे हैं, रीओपन कर रहे हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ induced in the coil tries to maintain the value of steady current and steady magnetic field through the coil. E is equal to minus n delta phi by delta t यहाँ पे induced EMF का एक्सप्रेशन है। तो इस वक्त चूंकि इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता करके डिक्रीज हो रही होती है और ये काम, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से मुराद विद इन नैनो सेकेंड्स है, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से मुराद वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, माइक्रो सेकेंड्स में या नैनो सेकेंड्स के अंदर। तो यहाँ पे जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके टर्मिनल्स इस तरह से बनते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बन रहा होता है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है EL वो यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। In order to do so, the positive and negative terminals are induced across the inductor coils. It acts as series battery with the DC source. The net potential difference in the circuit increases. So, in an effort to maintain steady current through the circuit, a spark jumps across the switch contacts as it is reopened. तो यहाँ पे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक एक स्पार्क जंप करता है जो उस करंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर करना है और 7 डायग्राम्स ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 16.5, पूछा गया है हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। हम सबसे पहले यहाँ पे ए पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं फॉर एन इंडक्टर द एक्सप्रेशन फॉर inductive reactance is given by XL is equal to 2 pi FL. This is equation number 1. If frequency of the alternating current is doubled, i.e. F prime is equal to 2 times old frequency, the expression for new reactance becomes, क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, XL प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई F प्राइम L. दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2. सो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुई है, रिएक्टेंस में भी तब्दीली आएगी। सिंस F प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स F, सो इक्वेशन 2 becomes, क्या बन रही है, XL प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई और F प्राइम की जगह पे 2F इंटू L लिखा जाएगा। अब ये जो नई टर्म आई है इसको इक्वेशन से पहले लिख लें, XL प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 पाई FL। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग इक्वेशन 1, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, सो XL prime becomes 2 times XL. So, by doubling the frequency of AC, the reactance of an inductor is also doubled. So ये हमने A पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके B पार्ट की तरफ। B पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। द एक्सप्रेशन for
reactance of a capacitor is given by XC is equal to 1 over 2 pi FC. This is equation number 3. अगर सीक्वेंस में पूछा गया है तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कहना है, अगर सिर्फ पूछा ही बी पार्ट गया है तो आप इसे इक्वेशन 1 कह सकते हो। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ alternating current is doubled, i.e. f prime is equal to 2f, the expression for new capacitive reactance becomes, क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? XC प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई F प्राइम C. दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 4. सिंस F प्राइम इज इक्वल टू 2F, so above expression becomes XC prime is equal to 1 over 2 pi into 2F into C. अब जो यहाँ पे न्यू टर्म आई है इसको अलहदा कर लें, एक्सप्रेशन बन जाएगा XC prime is equal to 1 over 2 into 1 over 2 pi FC. From equation 3 we have XC is equal to 1 over 2 pi FC. So XC prime क्या बन जाएगा? 1 over 2 of XC. So doubling the frequency of AC reduces the reactance of a capacitor to its half. So इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 16.6, पूछा गया है इन एन RLC सर्किट will the current lag or lead the voltage? Illustrate your figure by a vector diagram. सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि रेजिस्टर के लिए करंट और वोल्टेज को लिंक करने वाली इक्वेशन ओहम्स लॉ की इक्वेशन है I इज इक्वल टू V ओवर R. सो जब वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम। इस वजह से रेजिस्टर के लिए, अगर रेजिस्टर के लिए V का एक्सप्रेशन V नॉट साइन थीटा के इक्वल है तो I का एक्सप्रेशन भी I नॉट साइन थीटा के ही इक्वल है। सो अगर हम यहाँ पे जो रेजिस्टिव करंट है वो इस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं जहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिस्क्राइब करती है, तो जो उसका रेजिस्टिव करंट है वो भी सेम उसी डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड इक्वल होने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम होना लाजमी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडक्टर कॉइल की तो उसमें जो करंट और वोल्टेज को लिंक करने वाली इक्वेशन है वो होती है VL इज इक्वल टू L डेल्टा I बाय डेल्टा T। इस एक्सप्रेशन में अगर I नॉट साइन थीटा लिखा जाए तो जो V की इक्वेशन है वो V नॉट कॉस थीटा बनती है। और हम ये बात जानते हैं कि कोसाइन वेव साइन वेव को लीड करती है 90 डिग्री से। इसके अलावा अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में परपेंडिकुलर के ऊपर करंट और बेस के ऊपर टाइम ड्रॉ करें, दैट मीन्स वाई एक्सिस पे करंट और एक्स एक्सिस पे टाइम ड्रॉ किया जाए तो उस ग्राफ की जो स्लोप है वो VL के प्रोपोर्शनल होगी। और स्लोप तब मैक्सिमम होती है जब यहाँ पे वैल्यू जीरो होती है, तो उस पॉइंट के ऊपर स्लोप मैक्सिमम होती है। जब वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो स्लोप जीरो हो जाती है। तो इस वजह से जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं VL और IL के दरमियान में, तो अगर हम
आई एल को सेम उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करें, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इस वजह से करंट का सेम रहना लाजमी है। दैट मीन्स आई आर, आई एल और सर्किट का जो करंट है आई आर एम एस वो सेम डायरेक्शन में है और इक्वल हैं, तो जो वी एल बनेगा वो वी एल इस डायरेक्शन में यहाँ पे बनेगा। सो जो वी एल बनेगा वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे बनेगा। अब अगर हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन बनाते हुए हमें तमाम करंट सेम डायरेक्शन में रखने हैं। दैट मीन्स ये लाइन आई आर एम एस, आई आर और आई एल को रिप्रेजेंट कर रही है और जो वी आर है वो भी सेम इसी डायरेक्शन में मौजूद है और वी एल यहाँ पे इस तरफ ड्रॉ किया जाएगा। और चूंकि हेड टू टेल रूल से हमने इसको ऐड करना है इसलिए हम वी एल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। वी आर के हेड से वी एल की टेल स्टार्ट होगी। सो ये है वी एल और पहले की टेल से आखिरी के हेड को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें नेट वी आर एम एस वैल्यू मिल जाएगी और इनके दरमियान में फेज डिफरेंस थीटा ये होगा। अगर हम इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें तो ये हाइपोटेनियस है, ये लाइन बेस है और ये लाइन परपेंडिकुलर है और इस केस में हम थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी एल ओवर वी आर के जरिए से फेज एंगल इनका फाइंड आउट कर सकते हैं और फर्दर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ आई एल एक्स एल ओवर आई आर इंटू आर। तो ये टर्म्स कट जाएंगी और थीटा का एक्सप्रेशन क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स एल ओवर आर। दैट मीन्स अगर हम ये ग्राफ इस तरह से भी ड्रॉ कर लें कि ये है सर्किट की रेजिस्टेंस और ये है सर्किट की इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो जो इंपीडेंस है वो इस तरह से आएगी और इंपीडेंस और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान में जो फेज एंगल है वो वही होगा जो कि यहाँ पे वी आर एम एस और आई आर एम एस के दरमियान में बन रहा है। तो हमने ये देखा कि वी आर एम एस आई आर एम एस को लीड करता है बाय एन एंगल थीटा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्राइब किस तरह से करना है। हमने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना है। फॉर अ रेजिस्टर द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिव करंट एंड रेजिस्टिव वोल्टेज इज गिवन बाय ओहम्स लॉ, V is equal to IR और I is equal to V over R. The resistive voltage and current have instantaneous values given by V is equal to V naught sin theta and I is equal to I naught sin theta. So in case of resistor, I RMS and V RMS are in phase. So हम इसको डायग्राम के जरिए से भी ड्रॉ कर देते हैं कि अगर ये है IR तो VR भी सेम इसी डायरेक्शन में है, प्रोवाइडेड दैट के यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 1 ओम कंसीडर की है। नेक्स्ट है द इंडक्टिव वोल्टेज एंड इंडक्टिव करंट आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन VL इज इक्वल टू L डेल्टा I बाय डेल्टा T। द इक्वेशंस ऑफ इंस्टेंटेनियस इंडक्टिव करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, V इज इक्वल टू V नॉट कॉस थीटा। सो इन केस ऑफ इंडक्टर कॉइल I RMS लैग्स V RMS बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। तो अगर डायग्रामेटिकली इसको ड्रॉ करें तो अगर ये लाइन आई एल को रिप्रेजेंट कर रही है तो वी एल इसको 90 डिग्री के फेज के साथ लीड कर रही है। व्हेन देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज फॉर्म्ड द रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव करंट्स मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में तमाम करंट्स सेम डायरेक्शन में आने चाहिए। यही आई आर एम एस है, यही आई आर है और यही आई एल है। नेक्स्ट ये बात बताई गई है The resistive and inductive voltages must be added by head to tail rule to get net VRMS as shown in figure. So अगर ये लाइन VR को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसमें हेड टू टेल रूल के जरिए से हमने ऐड करना है किसको, VL को। तो यहाँ पे पहले की टेल से अगर आखिरी के हेड को इस तरह से ज्वाइन कर लिया जाए तो ये होगा नेट रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और इनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो थीटा यहाँ पे बनेगा और हम क्लियरली देख सकते हैं कि VRMS IRMS को लीड कर रही है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि VRMS की टर्म IRMS की टर्म को लीड कर रही है। We can see that net VRMS leads IRMS by a phase given by। So dear students, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और चूंकि टेंजेंट थीटा का रिलेशन परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है इसलिए थीटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस से फाइंड आउट किया जाता है। तो परपेंडिकुलर लाइन VL है और बेस लाइन VR है। सो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ VL बाय VR और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ XL बाय R और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 पाई FL
ओवर आर, किसी भी एक एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम ये फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।